गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। सो आज का अपना क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। सो इंट्रोडक्शन। द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, formerly known as the Workman Compensation Act, is one of the oldest and most vital pieces of social legislation in India। मतलब जो भी ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है या फिर उसको पहले वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बोला जाता था, ये सबसे पुराना एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन से रिलेटेड एक्ट इन इंडिया है। इट वॉज इनैक्टेड टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल हार्डशिप्स कॉज बाय वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स एंड ऑक्यूपेशनल डिसीजेस। अगर कोई ऑक्यूपेशनल डिसीज़ होता है वर्कर को, मतलब फैक्ट्री में काम करते वक्त उसको उस फैक्ट्री के किसी चीज़ से रिलेटेड डिसीज़ हो जाता है कि मतलब ये माना जाता है कि वो फैक्ट्री के अंदर अगर कोई काम करता तो उसको ये डिसीज़ होता, तो वही डिसीज़ अगर उसको होता है उस फैक्ट्री में काम करते वक़्त या फिर किसी भी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी वर्कर का, सो उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल हार्डशिप्स आती है फिर उसको बाद में, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। देन सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टिव नेचर। So the act is a piece of social security legislation. It is a primary objective is to ensure that employees or their dependents are not left destitute if an injury or death occurs arising out of and in the course of employment. It follows the principle of strict liability, meaning the employer is liable to pay regardless of whether they were personally negligent। मतलब कि ये जो एक्ट है वो एक टुकड़ा है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट यही है कि जो भी एम्प्लॉई है और जो डिपेंडेंट है उस पे, वो ऐसे अगर कुछ एम्प्लॉय को, मतलब वर्कर को ही पकड़ लो आप, उसको अगर कुछ इंजरी या फिर उसकी डेथ हो जाती है जब वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा था इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट करते वक्त, तो उसके बाद वो ऐसे लावारिस की तरह ना रहे, तो उसके लिए ये लॉ प्रोटेक्ट करता उन लोगों को कि मालक उन्हें कंपनसेशन दे उसके लिए। सो इसलिए इसके अंदर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आ जाती मालक पे, भले ही मालक की कोई गलती ना हो उसमें, लेकिन तब भी उसको पे कंपनसेशन देना पड़ेगा। यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड कवरेज। ब्रॉड स्कोप, इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स। सबसे पहले ब्रॉड स्कोप। इट अप्लाइज टू माइंस, फैक्ट्रीज, प्लांटेशंस, कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड द several अदर हजार्ड्स ऑक्यूपेशंस लिस्टेड इन द शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट। सो ये सबको अप्लाई होता है जो अपन ने अभी देखे। इंक्लूजन्स। इट कवर्स बोथ परमानेंट एंड टेम्पररी वर्कर्स एज वेल एज दोज एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स अंडर द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी। सो ये दोनों वर्कर्स को कवर करता है, परमानेंट वाले भी और जो टेम्पररी पीरियड के लिए रहते हैं उनको भी। और उसी प्रकार ये जो वर्कर रहते जो कॉन्ट्रैक्टर लेके आता उनको भी अप्लाई होता। अपन ने ये जो कंसेप्ट है ना ये कॉन्ट्रैक्टिंग इनके अंदर देखा था, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी। Exclusions. It doesn't apply to members of armed forces or workers covered under the Employee State Insurance Act to avoid a double benefit scenario। मतलब जो वर्कर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, ये उनको अप्लाई नहीं होता क्योंकि उनको उधर तो इंश्योरेंस मिल ही रहा ना, तो फिर डबल बेनिफिट क्यों होना उनको, मतलब दूसरे भी वर्कर से उनको पैसे मिलने चाहिए, एक ही बंदे को ज़्यादा डबल डबल बेनिफिट क्यों, ऐसा। और आर्म्ड फोर्सेस वालों को नहीं लगता वो। Then employer's liability for compensation. An employer is legally bound to pay compensation if the injury is a personal injury। मतलब मालक की लाइबिलिटी कब आती कंपनसेशन देने की, तो सबसे पहले आती इंजरी जब पर्सनल इंजरी हो, मतलब उस वर्कर को हुई हो और मालक का कोई काम करते वक्त हुई हो। इंजरी इज कॉज बाय एन एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट के द्वारा हुई हो। एक्सीडेंट अराइजेस आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इतना जो ये सेंटेंस है ये बहुत बार दिखा अपने को एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन के एक्ट के अंदर। देन इंजरी रिजल्ट्स इन डेथ और डिसेबलमेंट फॉर मोर देन 3 days। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो इंजरी डेथ या डिसेबलमेंट में कन्वर्ट हो या फिर मतलब 3 दिन से ज़्यादा हो, जो भी हो 3 दिन से ज़्यादा होना। देन आता क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबलमेंट। डेथ में तो वो तभी के तभी मर जाएगा, और डिसेबलमेंट अगर हुई तो उसमें 3 दिन से ज़्यादा की वो इंजरी होना, कि 3 दिन डॉक्टर ने बोला कि भाई 3 दिन आप कोई काम नहीं कर सकते, ऐसा। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबलमेंट। द एक्ट कैटेगराइजेस इंजुरीज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पे आउट।
या फिर इधर कंफ्यूज मत हो, सिंपली ऐसा समझो कि एक्सीडेंट हुआ और वो भर्ती हो गया दवाखाने में और 3 दिन उसका इलाज ही चला, तो ऐसा समझ लो ये मोर देन 3 days वाला। द एक्ट कैटेगराइजेज इंजुरीज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पे आउट। तो सबसे पहले डेथ, हाइस्ट कंपेंसेशन पेड टू डिफेंडर, मतलब जो भी उस एम्प्लॉयर पे डिपेंड सॉरी एम्प्लॉय की डिपेंडेंट्स है, उसकी मदर, उसका बच्चा, उसकी पत्नी वगैरह, उनको सबसे ज़्यादा कंपेंसेशन दिया जाता है इन द केस ऑफ डेथ। देन परमानेंट एंड टोटल डिसेबलमेंट में 100% लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हो जाता है, तो लॉस ऑफ बोथ आइस एंड ही एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि लॉस ऑफ बोथ आइस आता परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के अंदर। देन डेथ, परमानेंट एंड देन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, रिड्यूस अर्निंग कैपेसिटी फॉर लाइफ, मतलब अर्निंग कैपेसिटी लाइफ के लिए रिड्यूस हो जाती है। इस पर मैंने एक स्पेशल शॉर्ट बनाया है, शॉर्ट वीडियो, ये टोटल डिसेबलमेंट के पूरे कंसेप्ट पे आप देख लो एक बार, वो समझ में आ जाएंगे आपको। लॉस ऑफ फिंगर ये आता परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में। देन टेम्पररी डिसेबलमेंट, शॉर्ट टर्म इनकैपेसिटी, एग्जाम्पल हीलिंग फ्रैक्चर, मतलब थोड़े दिनों के लिए या टेम्पररी पीरियड के लिए अगर कोई इनकैपेसिटी हो जाती है, मतलब फ्रैक्चर हो गया कोई, तो वो आता है इसके अंदर। Occupational diseases, the act recognizes that not all injuries are accident. Certain diseases contracted due to the nature of job, like silicosis in the glass factories and or lead poisoning, are as treated as accidents, and the employee is entitled to full compensation. These diseases are listed in Schedule 3. मतलब ऐसा हो कि अगर आप उस ए नाम की फैक्ट्री में अगर जाते हो, तो उधर वो प्रोडक्ट बनता है जिससे वो गैसेस सीक्रेट होती है, और अगर वो गैसेस आपके नाक के अंदर चली जाए तो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ नाम की डिसीज़ होती, और एक हद कम एम्प्लॉय उसी ए नाम की कंपनी में ए नाम की फैक्ट्री में जाता है, उसको उधर वही डिसीज़ हो जाती है जो उधर काम करने वाले लोगों को होती है, तो वो ऑक्यूपेशनल डिसीज़ कहलाएंगी। मतलब ऑक्यूपेशन करते वक्त ऑक्यूपेशन द्वारा हुई हुई डिसीज़ को ऑक्यूपेशनल डिसीज़ बोला जाता है। तो उस कंडीशन में वो भी एक्सीडेंट ही माना जाएगा और उसको भी फुल कंपेंसेशन मिलना चाहिए, मिला जाएगा, मतलब दिया जाएगा। फिक्स फार्मूला फॉर कैलकुलेशन, कंपेंसेशन इज नॉट बेस्ड ऑन द विम, मतलब मन से नहीं, मालक के मन से नहीं दिया जाता। इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग स्ट्रक्चर्ड फार्मूला, उसका एक फार्मूला है। फैक्टर्स बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयज़ मंथली वेज, सबसे पहले 15,000, तो ये अभी मतलब बहुत लोगों की 10,000 भी रह सकती है, लेकिन 15,000 अभी मिनिमम पकड़ने को बोला है सरकार ने। एंड रिलेवेंट फैक्टर जो एज पे डिपेंड रहता है। यंगर वर्कर्स, सिंस यंगर वर्कर्स हैव मोर ईयर्स ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, their relevant factor is higher, resulting in more compensation। हाँ, ये तो मालूम है कि यंगर को ज़्यादा कंपनसेशन और बूढ़े लोगों को कम, क्योंकि उनकी एज अभी पूरी बाकी है। अगर उसमें उसको डिसेबलमेंट हो जाता है 25 साल के लोंडे को, तो भाई उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है ना, इसलिए उसको ज़्यादा ही देना पड़ेगा कंपनसेशन। स्पेशल एडजुडिकेशन, the commissioner, disputes under this act are not settled in traditional civil courts, which are often slow and expensive. Instead, they are handled by the commissioner for employees compensation। सो ये सिविल कोर्ट में नहीं जाते, डिस्प्यूट कंपनसेशन से रिलेटेड ये जाते कमिश्नर के पास, लेबर कमिश्नर रहता हो। द कमिश्नर हैज़ द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, उसके पास सभी अधिकार है जो सिविल कोर्ट के पास है, पावर है उसके पास। ऑल कंपनसेशन फॉर डेथ मस्ट बी डिपॉजिटेड विद द कमिश्नर, डायरेक्ट पेमेंट टू डिपेंडेंट्स इज नॉट लीगली रिकॉग्नाइज, मतलब जो भी कंपनसेशन है वो सबसे पहले कमिश्नर को डिपॉजिट कर, देन कमिश्नर वो डिपेंडेंट को पहुंचाएगा। मतलब डायरेक्ट मालिक डिपेंडेंट को नहीं दे सकता, उसको कमिश्नर को देना पड़ेगा, फिर कमिश्नर डिपेंडेंट्स को देगा। Doctrine of notional extension. The act extends the concept of workplace beyond the factory gates. If a worker is in a company provided bus or using a specific access path provided by the employer, they are considered to be in the course of employment। मतलब ऐसा कोई एक्ट हो जिसमें जो कंसेप्ट ऑफ वर्क प्लेस बियॉन्ड फैक्ट्री गेट दिया गया हो, सॉरी ये नोशनल एक्सटेंशन का देखा ना यार अपन ने, उसके अंदर ये बोला है कि जो एम्प्लॉयर की प्रीमाइसेस रहती वो सिर्फ फैक्ट्री के गेट तक लिमिट नहीं रहती, वो उसका आने जाने का रास्ता, या फिर अगर एम्प्लॉयर की गाड़ी से लेके किधर गया उधर एक्सीडेंट होता है तो वो भी उसके अंडर आएगा। और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ तो उसको कंपनसेशन मिलने को ही छूना। सेफ गार्ड अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, द एक्ट कंटेन्स अ मैंडेटरी प्रोविजन सेक्शन 17 दैट प्रिवेंट्स एन एम्प्लॉय फ्रॉम साइनिंग अवे देयर राइट्स। मतलब एनी कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ वर्कर एग्रीज टू गिव देयर राइट टू कंपनसेशन इज नल एंड वॉइड। जो अपन ने कॉन्ट्रैक्टिंग आउट देखा ना, ये उससे रिलेटेड है।
मतलब कि अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर करता है कि उसके अधिकार उसको नहीं दिए तो भी चलता, मालिक के साथ जब उसको नौकरी की सख्त गरज हो, तो वो जब साइन करा तब से वो नल एंड वॉइड हो जाता। सो ये था पूरे फीचर्स। अभी इसका शेड्यूल देखते। शेड्यूल 1 में है लिस्ट ऑफ इंजुरीज डीम टू रिजल्ट इन परमानेंट टोटल ऑब्लिक पार्शियल डिसेबलमेंट एंड परसेंट लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। शेड्यूल 2 में है लिस्ट ऑफ पर्सन्स इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। शेड्यूल 3 में है लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेस एंड शेड्यूल 4 में है टेबल ऑफ फैक्टर्स मल्टीप्लायर्स बेस्ड ऑन द एज ऑफ एम्प्लॉई। सो हियर अवर एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट एंड, और अपन ने सभी जो भी इम्पोर्टेंट है वो देख लिए जो पेपर्स में आ सकते हैं। देन अपना कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन लेबर कैपिटल कन्फ्लिक्ट।